सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है जलवायु, उसके अभ्यास के विषय में, यानी उसके प्रश्न और उत्तरों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस अध्याय 4 पर एक वीडियो बना दिया गया है जिसमें अध्याय 4 को बड़ी ही सरलता के साथ विस्तार से समझाया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके बाद उसके उत्तर पर चर्चा होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो पारीक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें, यानी हमें सही विकल्प चुन करके लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है ना। हमने अध्याय में पढ़ा था कौन सा स्थान है वो इन चारों विकल्पों में से। पहले 4 विकल्प देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी। तो हमारा सही जवाब है ग, यानी मौसिन राम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मौसिन राम है ये भारत का जो मेघालय राज्य, आपने नाम सुना होगा है ना, मेघालय राज्य के बारे में, है ना। तो जो मेघालय राज्य है उसके पूर्व में खासी हिल्स जिला जो है वो स्थित है, उसकी एक बस्ती है। ठीक है ना, ये जो है भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। और संभवतः आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ना कि यहाँ कितनी वर्षा होती है, क्योंकि अब हम जो है इस तथ्य को भी जानते हैं कि वर्षा किस प्रकार से हम उसको मापते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना एक वर्ष की अगर हम बात करें वार्षिक रूप से तो लगभग मैं आपको बताऊं 11,872 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर हो जाती है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना है ना। इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारी के अनुसार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दोस्तों यहाँ पर सन 1985 यानी 1985 का जो समय था, उस समय की अगर बात करें तो उस समय 26,000 मिलीमीटर वर्षा गिरी थी, सोचिए आप। और ऐसे औसतन बात करें तो लगभग 11,000 12,000 के आसपास, मैंने आपको एक तय आंकड़ा बताया, 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो मासिन राम के बारे में आपको जानकारी पता चल गई है, ये हमारा सही विकल्प है ना। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए बता दी है ताकि प्रश्न को घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देने में सक्षम रहें, सफल रहें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? ग्रीष्म ऋतु में, है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ना। वायु नहीं, पवन की बात की जा रही है, दोनों में एक बुनियादी अंतर है। तो उत्तरी मैदानों का पूछ रहा है दोस्तों। चलिए सही पहले विकल्पों को देख लेते हैं। क दिया हुआ है काल वैशाखी, ख है व्यापारिक पवने, ग है लू और घ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है, सही उत्तर है वो कौन सा है? मुझे उम्मीद है आप भी पहचान गए होंगे, पहचान लिया होगा आपने, वो है लू। यानी इस बार भी सी हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। दोस्तों लू क्या होती है आपको पता होगा। देखिए प्रश्न में हमें उत्तरी भारत के को जो है संबद्ध करके प्रश्न पूछा गया है ना। तो दोस्तों जब गर्मियों का समय होता है ना तो उत्तरी भारत में और उत्तर पूर्व और पश्चिम में पूर्व दिशा में एक जो है शुष्क हवा चलती है, जो कि जिसमें धूल भी भरी हुई होती है, उसे हम लू कहते हैं, है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें ना तो इस तरह की जो हवा होती है ना ये ख़ास करके मई जून के महीने में चलती है। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर का कि इस समय जब ये लू चलती है तो टेम्परेचर क्या होता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इस समय टेम्परेचर जा सकता है ना। और गर्मियों के मौसम में तो दोस्तों आम बात होती है लू का चलना, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से समझ गए हैं, है ना।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है ना? देखिए, प्रश्न को समझिए। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, है ना? जैसे अगर मैं बात करूं तो मोटा माटी आप समझ लीजिए कि ये भारत का नक्शा हो गया। अब इसका उत्तर पश्चिम पूछा तो देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना? ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, ठीक है? तो इस भाग में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, जो बारिश है, उसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, ठीक है? चलिए एक एक करके विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प है क्या? चक्रवातीय अवदाब। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा है मानसून की वापसी। और चौथा है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है, हमने अध्याय में पढ़ा था, आपको याद होगा तो। इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब दूसरा यानी ख है, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है ये भी हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ को हम अंग्रेज़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना? आपने भूमध्य सागर का नाम सुना है? तो भूमध्य सागर क्षेत्र जो होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, उसमें एक तूफान उत्पन्न होता है, ठीक है ना? वही पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसके उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक क्या करता है कि सर्दियों में बारिश लेकर के आ जाता है, जैसा मैंने बताया तूफान है। तो ये बरसात मानसून की बरसात से जो है काफ़ी अलग होती है, ठीक है ना? इतनी जानकारी मुझे लगता है काफ़ी है इस प्रश्न के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? चलिए चारों विकल्पों को पढ़ लेते हैं पहले तो। पहला विकल्प है मई के प्रारंभ में, फिर है जून के प्रारंभ में, फिर है जुलाई के प्रारंभ में और फिर है अगस्त के प्रारंभ में। अब अगर हम बात करें इसके सही जवाब की, तो इसका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन है, यानी जून के प्रारंभ में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, भारत में जो मानसून है ना, इसकी जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 4 महीने, कब से कब तक? 1 जून से आप समझ लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक मानी जाती है, 1 जून से, ठीक है दोस्तों। मानसून जो है वो खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना? और आप जानते ही हैं कि आधी से ज़्यादा खेती बाड़ी जो है वो मानसूनी बारिश पर ही खास करके निर्भर करती है, डिपेंडेंट है ना? अब बारिश अगर अच्छी होगी तो कृषि पर सबसे अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा, और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ तो बारिश होने से ही फसल अच्छी हो सकेगी कि नहीं? तो ये मानसून का महत्व था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ठीक है, जान लेते हैं हम शीत ऋतु की विशेषता के बारे में। पहला विकल्प है गर्म दिन गर्म रातें। दूसरा है गर्म दिन ठंडी रातें। तीसरा है ठंडी दिन और रातें। चौथा है ठंडा दिन और गर्म रातें। तो इसका जो सही विकल्प है वो आप जानते ही हैं, ग यानी सी नंबर का है, ठंडा दिन और रातें यानी ठंडी रातें, नॉर्मल रातें। दोस्तों शीत ऋतु जो है इसका समय जो है वो खास करके नवंबर के महीने से लेकर के शुरू होता है और फरवरी के महीने तक के होता है ना दोस्तों? अगर भारत की बात करें अपने देश की, तो इसमें नवंबर से शुरू होने वाली जो ठंड है ये दिसंबर तक आते आते एक बहुत ही भीषण ठंड में बदल जाती है ना? और शीत ऋतु में क्या होता है, दिन प्रायः जो है वो छोटे होते हैं और रातें जो हैं वो लंबी होती है ना? सूर्य की गर्मी की अगर बात करें तो जो लोगों को ग्रीष्म ऋतु में अच्छी नहीं लगती, वो अगर इस मौसम की बात करें तो शीत ऋतु में अत्यंत प्रिय लगने लगती है। धूप में विटामिन डी वगैरह मिलता है ना? लोग कहते हैं ना भाई ठंड के दिन है, चलिए धूप में बैठिए, है ना? ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प पूरे समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें संक्षेप में देने हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ठीक है, भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हमें इस उत्तर में चर्चा करनी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
हम इसमें बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया है भारत की जलवायु के विषय में कि अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवाएं, ये चार जो नाम आप देख रहे हैं ये मुख्य कारक हैं जो क्या करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, भारत की जो अवस्थिति है, हमारे जो जो ग्लोब जो है क्या होता है, पृथ्वी का थ्री डी मॉडल है ना। तो ग्लोब में आपने देखा होगा जो हमारे भारत की अवस्थिति है, हमने जिसके बारे में पढ़ा है अच्छे से पिछले अध्यायों में, तो उसकी वजह से और जो जितने अक्षांश पर वो स्थित है, जितने देशांतर पर वो स्थित है, इसका असर पड़ता है। ऊंचाई का भी असर पड़ता है, दबाव का भी असर पड़ता है, दबाव कितना है, और हवाएं जो चलती है निसंदेह उसका भी असर पड़ता है किस पर, भारत की जलवायु पर। तो अगर ये प्रश्न आ गया तो हम इसका उत्तर इसी तरीके से सटीक ढंग से दे देंगे, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमसे यहां पर पूछा गया कि भारत में जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की क्यों है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी देते हैं, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर यह है दोस्तों कि भारत अंतर उष्णकटिबंधीय सम्मेलन क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब समझिए अंतर उष्णकटिबंधीय सम्मेलन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम बना करके बताता हूं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है ना। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो है ये भूमध्य रेखा हो गई, मान लीजिए, है ना। तो जो हमने क्या बात करी, उष्णकटिबंधीय सम्मेलन क्षेत्र। समझिए ये जो है ये कहीं हमारा ऐसा भारत है यहाँ पर। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा एक बेल्ट है ना, ऐसा समझ लीजिए। उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता है ना दोस्तों, विषुवत रेखा से समझिएगा 23.5 अंश उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर, उत्तर यही है ना, ठीक है। तो 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण की ओर, है ना। जो दो रेखाएं गई हैं आप जानते ही हैं, विषुवत रेखा मतलब कि भूमध्य रेखा की बात हो रही है ना, उसके आसपास। तो समझिए दक्षिण के बीच का वो भाग है जो पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। अब आप अगर ये पूछे यहाँ पे कि क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है दोस्तों वो आप जानते हैं कि झुकी हुई है अपने अक्ष पर, है ना। इसको क्या कहते हैं, उसका अक्षीय झुकाव, यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, सूर्य की जो अधिकतम ऊष्मा है वो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो बेल्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर बना के बताया, उस पर जो है केंद्रित होती है सूर्य की अधिकतम ऊष्मा। और यहाँ का जो औसतन तापमान की अगर हम बात करें तो वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ठीक है, तो दोस्तों उष्णकटिबंध क्या हो गया ये आप समझ गए। तो अब उत्तर को समझिए कि भारत अंतर उष्णकटिबंधीय सम्मेलन क्षेत्र में आता है ना। और यह तथ्य विभिन्न अन्य कारकों के साथ मिलकर, अब आप पूछेंगे विभिन्न अन्य कारक कौन से, जैसे कि जेट धाराएं का यहाँ पर जिक्र किया गया है ना। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जेट धाराएं क्या होती है। हालांकि हमने अध्याय में पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपने भी अगर वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, है ना। तो मैं आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, जेट धाराएं या अंग्रेजी में कह लें तो जेट स्ट्रीम के नाम से जाने जाने वाली ये जो ऊपरी वायुमंडल होता है ना, खास करके जो विशेष करके समताप मंडल होता है ना, उसमें जो हवाएं होती हैं खास करके कैसी, जो बहुत ही तेज गति से बहती हैं, है ना, उनको कहा जाता है जेट धाराएं। ठीक है, अब इनके प्रवाह की दिशाएं जो है दोस्तों वो जलधाराओं की तरह निश्चित होती हैं और इसी वजह से, निश्चित होने की वजह से इन्हें जेट धारा का नाम दिया गया, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है ना। छोटी सी जानकारी इसके बारे में इंटरनेट पे उपलब्ध है कि जेट स्ट्रीम जो है ये धरातल से ऊपर यानी 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है एक वायुधारा है जो लहरदार रूप में चलती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर से जो है आप संतुष्ट होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेट धाराएं और कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है दोस्तों, कोरियोलिस बल का मतलब ये होता है दोस्तों कि समझिए ये एक तरह का जो है आभासी बल होता है ना। सबसे पहले ये अध्याय में दिया हुआ है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है और उसकी वजह से एक बल उत्पन्न हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो आभासी बल है इसी को क्या कहा जा रहा है, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न हो रहा है, कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है ना भाई, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें ये जो कोरियोलिस बल है इसी की वजह से वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर जो है एक तरह का बल काम करता
है ना, उसे कहा जाता है। एनसीईआरटी में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें इस जानकारी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, वो वीडियो आप देख सकते हैं खास करके, है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 2 और उसका उत्तर आपको समझ में आ गया है ना अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है दोस्तों, कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा इसका एक हिस्सा है और क्यों, यानी हमें ये बताना है कि भारत का वो कौन सा भाग है जहां पर दैनिक तापमान रोज का अधिक होता है और क्यों होता है, ये भी हमें बताना है। चलिए ठीक है, इसका उत्तर दे देते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है इसमें दैनिक तापमान अधिक होता है। ठीक है, अब कारण क्यों का भी सुन लीजिए दोस्तों। ये थार रेगिस्तान की उपस्थिति की वजह से होता है और इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र का मध्यम प्रभाव भी देखने में नहीं मिलता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस अध्याय का वीडियो भी देखा है या इस अध्याय को पढ़ा है, खुद से पढ़ा है अगर, तो भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, यानी बारिश होती है। ये तो दोस्तों एक शब्दीय उत्तर हो जाएगा, मानसूनी हवाएं, है ना, इन्हीं की वजह से मालाबार तट पर जो है वर्षा होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 है, जेट धाराएं क्या है और वह किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसका उत्तर भी समझ लेते हैं दोस्तों। तेजी से बहने वाली और संकीर्ण हवा की धाराओं को ही कहा जाता है क्या, जेट धाराएं, है ना। क्षोभ मंडल में दोस्तों उच्च ऊंचाई, है ना, यानी उच्च ऊंचाई समझ रहे हैं ना, लगभग 12,000 फीट, इस पर जो धाराएं बहती है वही जेट धाराएं हैं। और पश्चिमी जेट धाराएं जो हैं दोस्तों, वो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होती है। जो पश्चिम में चक्रवात वगैरह आते हैं और जो गड़बड़ी होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी, जो कि पश्चिमी जेट धारा है उनकी बात हो रही है। ठीक है, फिर हमें एक जानकारी ये भी दी है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं जो हैं ये सूर्य के स्पष्ट आंदोलन के साथ हिमालय के उत्तर में चलती हैं। हिमालय के उत्तर में, है ना, उत्तर कहाँ है आप जानते हैं, ऊपर की ओर। नक्शे में अगर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी दिशा के अंतर्गत आता है ना, ऊपरी हिस्सा। तो भारतीय जेट प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं एक तेजी से जेट धाराएं जो है चल रही हैं और गर्मियों के महीने के दौरान लगभग 14 डिग्री ये उत्तर में चलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, मानसून को हमें परिभाषित करना है और ये भी बताना है कि मानसून में विराम से हम क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिए, एक वर्ष के दौरान हवा की जो दिशा होती है उसमें मौसमी पलटने को मानसून कहा जाता है। जब मौसम पलट जाता है एक वर्ष के दौरान तो हम क्या कहते हैं कि मानसून आ गया भैया, है ना। दोस्तों, मानसून बारिश में टूट जाता है। अब टूटने का मतलब क्या है, टूटने का अर्थ यह है कि बीच में गीले और सूखी अवधि है, यानी वर्षा ऋतु की बात कर लीजिए और ग्रीष्म ऋतु की बात कर लीजिए। दोस्तों, मानसून वर्षा जो है वो केवल एक बार कुछ दिनों के लिए होती है और फिर वर्षा रहित अंतराल आता है। इसको बहुत अच्छे से अध्याय में हमने समझा था, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। चलिए इसका भी उत्तर पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमें उत्तर में ये बताया है, देखिए अब इसका उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं ना, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। हालांकि भारत भर में मौसम के मिजाज में व्यापक बदलाव है। आप जानते हैं कि मौसम जो है पूरे भारत भर में कितना बदलता रहता है ना। लेकिन मानसून की अगर बात करें दोस्तों तो ये भारत पर कुछ प्रभाव डालता है। भारतीय परिदृश्य, इसकी वनस्पतियां और जीव जंतु आदि मानसून से अत्यधिक प्रभावित है। दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो इसमें संपूर्ण कृषि कैलेंडर जो है वो मानसून के द्वारा ही शासित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम लोग यहाँ पर कृषि पर निर्भर करते हैं, है ना। और जिनके पास में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वो तो मानसून पर ही निर्भर करते हैं, मानसूनी वर्षा पर, है ना। दोस्तों, भारत में अधिकांश त्योहार कृषि चक्र से ही संबंधित है। इन त्योहारों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन उनका जो उत्सव है वो अंततः तय होता है मानसून से।
ये भी कहा जाता है दोस्तों कि नदी की घाटियां जो वर्षा के पानी को ले जाती हैं, एकल नदी घाटी इकाई के रूप में भी एकजुट होती हैं और इन्हीं कारणों के कारण मानसून अक्सर भारत में एक महान एकीकरण का कारक बनता है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को दोस्तों समझने के बाद में हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? कौन से भारत की बात हो रही है? उत्तर भारत की बात हो रही है, यानी इस भारत की बात हो रही है, इस हिस्से की। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती चली जाती है? अब इसका उत्तर समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दोस्तों, मानसूनी हवाओं की बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। पहाड़ों का आकार जो है वो भी बढ़ रहा है, आप समझिए कहानी को, और उत्तरी मैदानों को आवरण करते हुए पश्चिम की ओर ये लौटती हैं। और जब वे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो बाद की बारिश के साथ उसकी जो नमी होती है ना, जो उसमें आर्द्रता होती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक वर्षा धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न के उत्तर को भी समझ गए और इस उत्तर की गहराई को भी आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 में दोस्तों हमें जो है कारण बताने हैं, है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न सबसे दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं? सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप पर हवा की दिशा का मौसमी परिवर्तन दबाव के अंतर के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? दबाव के अंतर के कारण होता है ना। हमें यह भी बताया है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा के मौसमी उलटफेर में एल नीनो की प्रमुख जो है यहाँ पर भूमिका है, ये हमें देखने को मिलती है। ये क्या है, हमने अध्याय में विस्तार से देखा था, है ना। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न समझिए क्या है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, इसका कारण बताना है। तो दोस्तों समझिए, मानसून जो है वो जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है और जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश को आवरण करने के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों भारत में वर्षा का विस्तार कुछ महीनों में केंद्रित है, मुख्य रूप से कब? जून से अगस्त। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यही कारण है जिसकी वजह से भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। समझिए, अब दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं, कारण देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति है और इस कारण से तमिलनाडु के तट पर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी जो है वहां पर दबाव की स्थिति कैसी होती है? निम्न है, कम है, और यही इसका कारण है ना। चौथा प्रश्न क्या है? पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। अब इसका कारण बताते हैं। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी विभिन्न दबाव परिवर्तनों का केंद्र है। अभी हमने क्या देखा कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति है, इसके कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा हो रही है। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो विभिन्न दबाव परिवर्तनों का केंद्र है और इसीलिए हमेशा चक्रवात के विकास की यहाँ पर संभावना रहती है और इसी कारण से पूर्वी तट का डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है। ठीक है, अगर बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, तो ये क्या है? राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका उत्तर समझिए, कारण समझिए। दोस्तों जिन हिस्सों का जिक्र किया है, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग है ना, और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, ये हिस्से अरावली के वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं और इसीलिए वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण के साथ हमें समझाना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। भारत की जो जलवायु की अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग क्षेत्र की जो विभिन्नताएं हैं उसके साथ हमें उदाहरण के साथ हमें समझाना है।
ठीक है, समझा देते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप जो है वो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता को यानी अलगपन को हमें दिखाता है, बताता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो तापमान है वो हिमालय क्षेत्र में नकारात्मक हो जाता है ना। और पश्चिमोत्तर भारत में तापमान सर्दियों के दौरान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। और उसी मौसम के दौरान चेन्नई में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। गर्मियों में भी इसी तरह की भिन्नता देखी जा सकती है। जबकि राजस्थान में तापमान की बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। और वहीं यही तापमान चेन्नई में 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आरामदायक तापमान होता है। आप जानते हैं, हम जिस कक्ष में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उसका भी जो तापमान है वो साधारणतः 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 5 भी आपको समझ में आ गया उत्तर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमें यह पूछा है कि मानसून अभिक्रिया की व्याख्या हमें करनी है ना। मानसून अभिक्रिया क्या है? दोस्तों, उत्तरी मैदानों पर निम्न दबाव की स्थिति जून की शुरुआत तक तेज हो जाती है ना। और यह दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाओं को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं। ये हवाएं उपमहाद्वीप में प्रचुर नमी लेकर के आती है। उत्तर को कुल मिलाकर के समझिए, उत्तर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दबाव के निम्न होने के कारण, कम होने के कारण, ऐसी स्थिति के बन जाने के कारण, कहाँ पर? उत्तरी मैदानों में। दोस्तों, ये क्या होता है कि मतलब निम्न दबाव की स्थिति जो है ये पैदा हो जाती है ना। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो इससे जो है ये अट्रैक्ट करता है किसको? व्यापारिक हवाओं को, ऐसा हो जाना। और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं जो है वो क्या करती है? धीरे धीरे भूमध्य रेखा को पार करने लगती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने के लिए कौन सी दिशा में चली जाती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में चली जाती है। इसको इससे समझ लीजिए, दक्षिण पश्चिम मतलब ये दक्षिण, ये पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हवाएं उपमहाद्वीप में प्रचुर नमी यानी आर्द्रता लेकर के आती है। ये प्रश्न क्रमांक 6 था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताओं को हमें बताना है। दोस्तों, उत्तरी मैदान आप जानते हैं क्या होते हैं, है ना। उत्तरी मैदानों में तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और मौसम की अगर बात करें तो साधारण तौर पर, आमतौर पर स्पष्ट आकाश दिखाई देता है, कम तापमान है, कम आर्द्रता है, कम नमी है और कमज़ोर चर हवाएं हैं। इनके द्वारा ये सब चिन्हित किया जाता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती गड़बड़ी का प्रवाह दोस्तों उत्तरी मैदान पर ठंड के मौसम की एक विशेषता माना जाता है। और यही जो है निम्न दाब प्रणालियाँ भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में उत्पन्न होती है और भारत में चली जाती हैं। दोस्तों, मैदानी इलाकों में ये सर्दियों की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। ठीक है, बहुत सरल है। देखिए दोस्तों, मानसून बारिश में टूट जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? बीच में गीली और सूखी अवधि होती है। दोस्तों, मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए प्रसिद्ध है, निश्चित नहीं होता है ना। और यह देश के एक हिस्से में भारी बाढ़ का कारण बन सकता है और वहीं दूसरे हिस्से में सूखे के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। यह तो इसकी अनिश्चितता का कारण है, परिणाम है। दोस्तों, अपने अनिश्चित व्यवहार के कारण ये कभी कभी भारत में खेती के कार्यक्रम को बिगाड़ देता है। इससे क्या होता है? पूरे देश में लाखों किसान प्रभावित होते हैं, उन पर असर पड़ता है ना। तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताओं में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको एक एक तथ्य अच्छे से उदाहरण के साथ समझाने का,
इसी वजह से, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद मात्र एक बार रिवीजन करें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। परीक्षा में अच्छे परिणाम लाना हमेशा से हर विद्यार्थी का सपना भी होता है, मंशा भी होती है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक अच्छी शिक्षा का अर्थ और महत्व तभी है जब वो एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करे। और एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इन सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। कक्षा 10 तक आप जानते हैं कि हम सभी अध्यायों को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, एक बेसिक ज्ञान, बेसिक जानकारी हमें मिलती है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है ना। आगे हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों का जो मूल है वो जो इसी शिक्षा में जो है कहीं ना कहीं निहित है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वो लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाए इस जानकारी को, है ना। आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।